चल रहा था आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म का ही एक बहुत बढ़िया टॉपिक है जिसका नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यानी कि हम आइसोमेरिज्म के एक टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं जिसका नाम था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो आज हम कंप्लीट करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है पहले हम आपको ये बता देते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होती है? स्टीरियो आइसोमेरिज्म इसको आप समझें। कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, बड़ा ध्यान से सुने, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम रहता है, लेकिन उनका स्पेटियल अरेंजमेंट, आकाशीय संरचना अलग अलग हो जाती है। जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूं कि क्या होती है आकाशीय संरचना, क्या होता है स्पेटियल अरेंजमेंट, मेरे क्लास में अगर 10 बच्चे बैठे हुए हैं तो 10 में से अगर मान लीजिए 5 इस लाइन में है, 5 इस लाइन में है, इस वाले 5 में से एक बच्चा मैंने इधर से उठाया, इधर बिठाल दिया, इसका एक उठा के इधर बिठाल दिया, यानी कि स्ट्रक्चर भी सेम रहा, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम रहा, बच्चों का नंबर भी सेम रहा, लेकिन जो हमारा अरेंजमेंट था वो डिस्टर्ब हो गया। जो इधर 5 थे वो अब वो 5 नहीं जो पहले बिठाले थे, अब 5 का ऑर्डर बदल चुका है, यानी बीच में एक नया बच्चा आ चुका है। इट मींस कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, लेकिन डिफर इन देयर स्पेटियल अरेंजमेंट। अब ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 टाइप की होती है। सबसे पहले हम आज डिस्कशन करेंगे आपके सामने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 2 आते हैं इस स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। तो हमारा आज का टॉपिक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले मन में क्वेश्चन आता है कि ज्योमेट्री, नाम क्यों रखा गया इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्यों है ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? तो आपको एक बात बता दूं, हम लोगों का सबसे बड़ा जो मिसमैनेजमेंट है, जो हम लोग सोचते ही नहीं, हमेशा ये सोचते रट लिया बस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्यों है ज्योमेट्रिकल? पता ही नहीं साहब। अरे नाम बता रहा है, ज्योमेट्रिकल का मतलब ही होता है ज्योमेट्री बदल जाना। तो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम रहेगा, लेकिन ज्योमेट्री बदल जाएगी। ये कहलाती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, बट डिफर इन देयर ज्योमेट्री आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अगर हिंदी में बात करें तो जिन यौगिकों का मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम रहता है लेकिन उनकी ज्योमेट्री बदल जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और यह त्रिविमीय आइसोमेरिज्म के अंदर का आती है, यानी स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर आने लगती है। तो यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड शो करते हैं, पहले मैं आपको इंडिकेट कर दूं। कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड की बात करें तो अगर ये मेरा हाथ है, ये एक कार्बन है और ये एक कार्बन है, इनको रोटेट कराओ तो यहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है, यानी ये रोटेट कर सकते हैं, आसानी से रोटेट कर सकते हैं यूं। लेकिन अगर यही बॉन्ड डबल हो जाए, ऐसे करके ये डबल बॉन्ड हो जाए, ये मैंने यहां पर डबल बॉन्ड बना दिया, ये ऐसे ले लिया, ये ऐसे, ये डबल बॉन्ड बना दिया। अब आप चाहें तो ये हाथ घुमाना तो ये घूमेगा नहीं। दिस इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बच्चा रट लेता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या है? मतलब अगर बॉन्ड बना है तो अब ये रोटेट करने की कंडीशन में नहीं, इसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आना चाहिए। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच आना चाहिए और हर कार्बन एटम से 2 डिफरेंट एटम जुड़े होने चाहिए। ये एक कंडीशन हो सकती है। ये चारों भी डिफरेंट हो जाते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। यानी कार्बन एटम शुड बी अटैच्ड विद डबल बॉन्ड, कार्बन एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन और हर कार्बन से 2 डिफरेंट एटम जुड़े होने चाहिए।
अगर यहां पर ध्यान देने वाली बात है, इनके अंदर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा, इस बात का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होगा। इसका मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी इंडिकेट करते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस और ट्रांस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अगर सेम ग्रुप सेम साइड में है, x y और y x, ये कहलाता है सिस और ये कहलाता है ट्रांस। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि सिस और ट्रांस का मतलब क्या है। अगर डबल बॉन्ड के एक तरफ समान ग्रुप लगे हैं, इधर भी देखिए समान, इधर भी समान, सेम ग्रुप है, अगर डबल बॉन्ड के एक तरफ सेम ग्रुप है तो ये कहलाता है सिस, और डबल बॉन्ड के एक तरफ अपोजिट ग्रुप आ जाए, यानी ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई दे रहे होंगे, अपोजिट प्लेन में दिखाई दे रहे होंगे, तो ये कहलाएगा ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो हमारा जो टॉपिक है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दो टर्म है, सिस और ट्रांस, इस बात का ध्यान रखेंगे। यहां पर डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाता है, यहां पर डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होता, यह भी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात कर लेते हैं जनरल, ये तो जनरल एग्जांपल था। अगर हम यहां पर H लगा देते हैं, यहां पर H लगा देते हैं और यहां COOH लगा देते हैं, यहां पर COOH लगा देते हैं, तो ये सिस कंपाउंड बना, और इसी का अगर हम ट्रांस बनाने की कोशिश करें तो यहां पर H लगा रहेगा, यहां COOH होगा, यहां पर COOH होगा और यहां पर H होगा, ये ट्रांस कंपाउंड कहलाएगा। इसी तरीके से बहुत सारे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम बनाने की कोशिश करें तो ये C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर Cl लग सकता है, यहाँ Cl लग सकता है, यहाँ H लग सकता है, यहाँ H, ये सिस हो जाएगा। अब आप पलट लीजिए आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी एग्जिस्टेंस क्या पॉसिबल है, वो हो जाएगी Cl, यहाँ पर H हो जाएगा, यहाँ पर Cl, यहाँ पर H, ये हो जाएगा, सिस और ट्रांस बन गया। अब आपको और भी चेंज करने का मन हो रहा है तो यहाँ CH3 लगा दीजिए, ये बदल गया। यहाँ पर आप H लगा लीजिए, अब भी बदल जाएगा। यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर वही CH3, यहाँ पर आ जाएगा H, इसे रोटेट करा दीजिए, यहाँ पर H और यहाँ पर आ जाएगा CH3। तो ये सिर्फ सिस और ट्रांस के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ब्यूट वो 2 इन का बना सकते हैं, ये एग्जाम्पल आपका ब्यूट 2 इन का एग्जाम्पल ही है सामने। तो ये सिस और ट्रांस की बात की हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये बता देता हूँ कि एक सिस और ट्रांस के अलावा भी आइसोमेरिज्म में एक टॉपिक है जिसका नाम है E एंड Z ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, EZ कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसे, EZ कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जाना जाता है, EZ कॉन्फ़िगरेशन के नाम से इसे आप लोग जानते हैं। क्या कहता है EZ? E का मतलब क्या होता है, Z का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको ये समझा देता हूं। E का मीनिंग होता है एंटी गीगन, और Z का मतलब होता है ज्यूसामेन। Z का मीनिंग है ज्यूसा, डबल MEN, ज्यूसामेन। ज्यूसामेन और एंटी गीगन, इन दोनों का मतलब क्या है? एंटी गीगन मीन्स होता है अपोजिट, और ज्यूसामेन का मतलब होता है टुगेदर, इकट्ठा हो जाना है। सेम ग्रुप सेम साइड, सेम ग्रुप अपोजिट साइड। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एंटी गीगन और ज्यूसामेन ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को कंपटीशन के बच्चे जरूर देखें। तो E और Z जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कैसे आएगा, इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि ये रूल तब अप्लाई हो जाता है जब कार्बन के चारों तरफ यानी डबल बॉन्डेड कार्बन, दोनों कार्बन से अलग अलग एटम या ग्रुप लग जाते हैं, तो उस समय ये कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि E और Z कॉन्फ़िगरेशन को सीखा जाए। तो EZ कॉन्फ़िगरेशन को कैसे सीखते हैं हम लोग, इस बात को हम आपको एक एग्जाम्पल लेकर के यहां समझाने की कोशिश करते हैं। तो अब हम मान लेते हैं कि एग्जाम्पल ऐसा कंसीडर करें जो बहुत इजी हो, सिंपल हो और आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो एक हमने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिया, फिर मैं आपको ये बताता हूं सीक्वेंस रूल क्या है। रूल क्या है इसके, मेन बात ये, यहां पर मैंने कंसीडर किया H, यहां पर मैंने कंसीडर किया Cl, ठीक है ना।
अब यहां पर मान लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं CH3 और यहां कंसीडर कर लेते हैं Br। होता यह है कि अगर कार्बन, यानी सीक्वेंस रूल पहले आप समझ ले ध्यान से, सीक्वेंस रूल क्या है, एक एक रूल मैं आपको पहले बोल देता हूं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। रूल ये है कि रूल नंबर 1 समझिएगा, डबल बॉन्ड के चारों तरफ जो एटम होने चाहिए वो अलग अलग होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो एटम हो उनका सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखना पड़ेगा। अगर हायर एटॉमिक नंबर के जो एटम हैं वो एक साइड में है और लोअर एटॉमिक नंबर के एटम एक साइड में है तो फॉर्म कहलाएगी जेड। यानी कि अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो हाइड्रोजन यहां 1 पे है, क्लोरीन यहां 17 पे है, ब्रोमीन 35 पे है, और यहां पहला एटम कार्बन की बात कर लें तो कार्बन यहां पर 6 पे है। तो अब आप इन दोनों में हायर लोअर तो जानते होंगे, ये हायर है 17, ये लोअर है, तो ये लोअर हो गया, ये हायर हो गया, ये लोअर हो गया और ये हायर हो गया। मींस हाई ग्रुप एक तरफ, लोअर ग्रुप एक तरफ, तो ये जेड फॉर्म कहलाएगी। और अगर अपोजिट हो जाए तो फिर कौन सी फॉर्म कहलाएगी? ई फॉर्म कहलाएगी, एंटी गीगन फॉर्म कहलाएगी। ये रूल पहला है। लेकिन अब आपके दिमाग में अगर आता है कि मान लीजिए सर हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम दोनों लगे हैं, अगर आइसोटोप लगे हुए हैं तो उस कंडीशन में फिर एटॉमिक वेट देखा जाएगा, एटॉमिक नंबर नहीं देखा जाएगा, एटॉमिक वेट की बात करने लगेंगे हम लोग। दूसरी बात मैंने बोली, सीक्वेंस रूल तीसरा कहता है कि अगर मान लीजिए कार्बन से यहां CH3 लगा है और यहां CH2 CH3 लगा है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। तो इसमें क्या करना है ये बात समझिए। अगर पहला एटम, पहले दोनों तरफ एटम सेम है तो फिर दोनों के नेक्स्ट एटम देखिए। जैसे कि मान लीजिए CH3 CH2 और CH3 में बात करें तो इसमें इस कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी CH2 से कार्बन जुड़ा हुआ है, जबकि इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है? अगर सबसे जो पहला कार्बन है जिससे अटैचमेंट है कार्बन का इस तरीके से, तो अगर इस कार्बन के दोनों हाइड्रोजन है तो नेक्स्ट वाले फिर एटम को देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट एटम क्या जुड़ा। उसके बाद भी अगर सिमिलरिटी मिलती है तो उससे नेक्स्ट एटम देखिए, तो आपको ये ऑर्डर पता लग जाएंगे। ये सीक्वेंस रूल कहलाता है। यानी जो कार्बन से अटैच एटम है उससे पहले आपको देखना है कौन सा एटम अटैच है। अगर दोनों तरफ कार्बन के एटम, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, दोनों तरफ कार्बन है, तो फिर इसके बाद कौन सा एटम? मान लीजिए हाइड्रोजन है और इधर कार्बन है, तो अब हायर में कौन चला जाएगा? जो कार्बन के बाद कार्बन आता है। तो इस तरीके से आप इनको ध्यान रखेंगे कि कौन सा ई फॉर्म है। ई का मतलब क्या हुआ? एंटी गीगन मींस अपोजिट, और जेड का मतलब ज्यूसामिन। अब मैं आपको एग्जाम्पल ले लेता हूं, कुछ एग्जाम्पल आपसे कंसीडर कर लेता हूं, तो एग्जाम्पल से आप बेटर समझ पाएंगे कि क्या होता है ई और जेड फॉर्म। तो ये मैंने एक जनरल एग्जाम्पल लिया था। अब मैं एक एक एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं। एग्जाम्पल नंबर अगर हम 1 की बात करें तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास में है C, यहां लगा है Cl, यहां लगा है आपका Br, यहां लगा है डबल बॉन्ड, यहां C, यहां H और यहां C2H5। अब जरा हम बात कर लेते हैं इसमें कि ये बताइए इन दोनों में हायर कौन सा? वैसे ही आपको याद होगा कि ये हायर पे चला जाएगा, हाई हो जाएगा, ये लो पे हो जाएगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, ये लो पे हो जाएगा, ये हाई पे हो जाएगा क्योंकि यहाँ कार्बन को देखना पड़ेगा। अगर आप ब्रेक भी करना चाहें तो ब्रेक कर लीजिए, CH2 CH3, यहाँ हायर पे कंडीशन पे आपको कौन दिखाई देगा? कार्बन। इस हाइड्रोजन कार्बन को कंपेयर करना है तो ये हाई हो जाएगा। अब यहाँ पर ये फॉर्म कौन सी आएगी? तो आपको पता है ये जेड फॉर्म आएगी क्योंकि इस लोअर ग्रुप एक साइड में और हायर ग्रुप एक साइड में। इसका अपोजिट करना हो तो आप इसे घुमा दीजिए, इस वाले को रोटेट करा दीजिए। C यहाँ पर आ जाएगा आपका Cl, यहाँ पर आ जाएगा Br, यहाँ डबल बॉन्ड C, यहाँ CH2 CH3 हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा। अब ये कंडीशन आपकी ई फॉर्म में चली जाती है। ये एग्जाम्पल मैंने आपको, क्योंकि कोई भी चीज अगर समझनी है तो उसके लिए एग्जाम्पल बहुत जरूरी हो जाते हैं। तो अब आपको हम बात कर लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। एक एग्जाम्पल दिया है इसमें C डबल बॉन्ड C। तो हम लोग जो एग्जाम्पल डिस्कशन कर रहे थे, एग्जाम्पल में क्या था? एग्जाम्पल था हमारे पास, ध्यान रखिएगा, C डबल बॉन्ड C,
यहाँ पर आ जाता है CH2OH और यहाँ पर आ जाता है आपका एग्जाम्पल CH3, यहाँ हो जाता है आपका CH3 और यहाँ पर हो जाता है H। तो इन दोनों में आपको देखना क्या है, इन दोनों में हाइयर यानी कार्बन का एटॉमिक नंबर हाई है तो यहाँ पर हाई लिख दीजिए, और हाइड्रोजन का इसके कंपेयर में लो है तो यहाँ पर लो लिख दीजिए। यहाँ कार्बन दोनों तरफ है लेकिन इसके बाद ऑक्सीजन है और इसके बाद हाइड्रोजन है तो ये हाइयर में चला जाएगा और ये लो में चला जाएगा, यानी कि ये जेड फॉर्म हो जाती है, हाई एक साइड में और लो एक साइड में हो जाते हैं। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल भी मेरे पास में है, जैसा कि C डबल बॉन्ड C लिया, यहाँ पर CH2OH लिया, यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O और H लिया, यहाँ पर मैंने Br लिया, यहाँ पर मैंने Cl लिया। अब इन दोनों में हम लोग देख लेते हैं ये कौन सी फॉर्म है। ये हाइयर में जाएगा क्योंकि इसके कंपेयर में ये लो हो जाएगा, ये हाई हो जाता है और ये आपका लो हो जाता है क्योंकि इसका एटॉमिक कम होगा, एटॉमिक नंबर ब्रोमीन के कंपैरिजन में। इसमें कार्बन के बाद ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन के बाद आपका 1 ऑक्सीजन है और 1 हाइड्रोजन है। तो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है तो ये फॉर्म ये हाई होगा और ये लो हो जाएगा, यानी ये फॉर्म ई फॉर्म कहलाएगी। ये फॉर्म आपके सामने एंटी गीगन फॉर्म कहलाएगी, लो और हाई अपोजिट डायरेक्शन में है। एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ कि C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पर CH और CH3 का होल ट्वाइस है, यहाँ पर Br है और यहाँ पर Cl है। इन दोनों में हाई आपको पता है, Br हाई में आता है, ये लो में आएगा एक दूसरे के कंपेयर में, इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा इसका कम। यहाँ कार्बन है, फिर इससे कार्बन जुड़ा हुआ है और यहाँ पर कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हैं, मतलब ये हाई हो जाएगा और ये लो में चला जाएगा। फिर ये बेटा ई फॉर्म आ गई, एंटी गीगन फॉर्म आ गई। इसके बाद एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो भी आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें क्या करना है आपको कि अगर मान लीजिए कहीं पर भी ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाए, जरा आप भी देखेंगे एग्जाम्पल को, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर F लगा है, यहाँ H लगा है, ये आपके लिए है, बताइएगा। यहाँ पर Cl लगा है और यहाँ पर लगा है Br। तो इन दोनों में आप आसानी से निकाल लेंगे कौन हाइयर है। इन दोनों में हाइयर ये है, इन दोनों में हाइयर ये, तो हाइयर अपोजिट डायरेक्शन में चले गए, यानी कि ये फॉर्म जो आपके सामने आएगी ये फॉर्म कहलाएगी, ई फॉर्म कहलाएगी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ऐसे हों जो आपको ई और जेड फॉर्म की कन्फिग्रेशन के लिए आते हो, तो उसमें आप सीक्वेंस रूल लगा दीजिएगा। और सीक्वेंस रूल क्या कहता है ये मैंने आपको बताया कि ई का मतलब एंटी गीगन अपोजिट डायरेक्शन में चलिए, जेड का मतलब ज्यूसामैन यानी कि सेम टुगेदर में आ जाइएगा। तो इस तरीके से आप ई और जेड फॉर्म को याद रखेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को पढ़िएगा, और कैसा लगा ये मेरा टॉपिक मेरे इनबॉक्स में जाकर के आप मैसेज डालिएगा, और मेरी इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।